स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी आप मुंबई के बारे में सुनते हैं, जो शब्द आपके दिमाग में आता है, तो क्या क्या चीजें आप सोचते हो? आई एम श्योर आप बॉलीवुड के बारे में सोचते होंगे, पैसे के बारे में सोचते होंगे। आखिरकार देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, 15 साल पहले मैं एक बार मुंबई जब गया था, उसके बाद से जब भी मैं मुंबई के बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में हमेशा ट्रैफिक, कंजेशन, ये चीजें बार बार आती हैं। क्योंकि आप एक बार रोड पर वहां पर निकल जाइए, क्योंकि इतना ज्यादा कंजेस्टेड है वो पूरा मुंबई जो है। एक बार आप निकल जाओगे रोड पर, आपको पता नहीं है कि कब तक यहां पर ट्रैफिक जैम हटेगा। ऑल्दो रिसेंटली भी मैं मुंबई होके आया था और काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे नए नए फ्लाईओवर से लेकर कई चीजें बनी हैं, जिसकी वजह से कंजेशन काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें दिल्ली, बाकी जगहों से, तो यहां पर अभी भी बहुत ज्यादा कंजेशन है। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है मुंबई के अंदर। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी 6 दशक पुराना जो मुंबई का सपना था, वो पूरा करने जा रहे हैं। बेसिकली आपको मैं बताऊं तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका नाम दिया गया है अटल सेतु, ये बेसिकली यहां पर कनेक्ट करेगा मुंबई को नवी मुंबई से। मैं भी आपको मैप में और अच्छे से आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये आप देख सकते हो, ये मेनली मुंबई है और यहां पर आपने थाने के बारे में सुना होगा, और ये नवी मुंबई है। तो बेसिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो मुंबई है, यहां साउथ वाला मुंबई, वहां से ये नवी मुंबई को एक तरह से कनेक्ट करेगा। और ये जो ब्रिज है वो आपका सी के माध्यम से होकर जा रहा है। और मैं आपको बताऊं तो ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो कि बीच समुद्र से होकर जा रहा है। तो आप समझिए कितना बड़ा चैलेंज आया होगा। आई एम श्योर आपने बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में सुना है, कई लोग आप में से गए भी होंगे, लेकिन उससे बहुत ह्यूज ये जो अटल सेतु है वो आपको देखने को मिल रही है। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक एक डिटेल, एक एक चीजें आपको बताऊंगा। इसकी खास बात क्या है, टोल रेट से लेकर क्या स्पीड है, कौन सी गाड़ियां अलाउड हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं आपको सब कुछ मिले, मैं आपको बता दूं 17 जनवरी से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आप एक सिंगल बैच लेकर प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी सब कुछ आपको कराई जाएगी। जो आपकी पूरी जर्नी है प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और मान लीजिए अगर आप इस साल का प्रीलिम्स क्रैक करना चाह रहे हैं, 26 मई को जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके लिए हमारा SIP प्लस का बैच, जो कि 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, लगभग 75,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने रात दिन मिलकर जो 60 साल पुराना सपना जो मैं आपको कह रहा था, वो मुंबई का पूरा किया है। और आज PM मोदी इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका अल्टीमेटली जो नाम है वो अटल सेतु दिया गया है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी ब्रिज है। मैं आपको बता दूं लगभग 22 किलोमीटर, एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 21.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, और ये दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो 2018 से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब ये कहां से कहां तक कनेक्ट करेगा, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। बेसिकली ये शुरुआत करेगा, अगर आप देखोगे थोड़ा सा मुंबई के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका साउथ मुंबई वाला पूरा पार्ट हो गया। कुलावा अगर आपने सुना होगा, तो यहां पर जो मरीन ड्राइव वगैरह है ना, वो यहीं पर है एक्चुअली, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो। तो इसी से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे नदन साइड में, यहां पर एक जगह आता है सेवरी, ठीक है, ये आप देख रहे हो, यहां पर सेवरी जगह आता है। अब मान लीजिए अगर किसी को ये साउथ मुंबई से जाना है नवी मुंबई की तरफ, यहां पर चिरले की तरफ अगर जाना है, ठीक है, तो यहां पर इसको एक बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता था, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन लेफ्ट वाले मैप में अगर आप देखोगे, तो यहां पर ये जो ब्रिज बनाया गया है, अटल सेतु बनाया गया है, वो सेवरी से लेकर एकदम बीच समुद्र से होते हुए यहां चिरले पर उतरेगा। और ये जो टोटल लेंथ मैंने आपको बताया, ये करीब 22 किलोमीटर। अब इस 22 किलोमीटर में से, मतलब 21.8 किलोमीटर में से 16.1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पानी के अंदर का है। मतलब ये अगेन आप देख रहे हो ना, यहां पर जो पानी वाला हिस्सा है वो 16.1 किलोमीटर का है, और बाकी का हिस्सा बेसिकली 5 किलोमीटर के आसपास का वो आपको लैंड पर देखने को मिलेगा।
अब इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप इसका इतिहास समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे ना तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है अपने आप। बेसिकली जो आइडिया है ना यहां पर मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने का, सबसे पहली बार इसका प्रपोजल आया था 1962 में, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 6 दशक पुराना सपना है मुंबई का। और वहां पर एक स्टडी किया गया था जिसका नाम है प्लानिंग ऑफ रोड सिस्टम फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। और यहां पर जो आइडिया था वो यही था कि एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए मुंबई के अंदर, ताकि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उस पूरे रीजन का, मतलब ये मैप में आप देख रहे हो ना, इस पूरे रीजन का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो यहां पर हो सके। और अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है तो जो लॉजिस्टिक है, जो रोड नेटवर्क है, वो बेहतर करना होगा। तो यहां पर यही सपना था एक तरह से कि साउथ मुंबई को नवी मुंबई से यहां पर कैसे हम जोड़ सकते हैं सी के माध्यम से। और ये सोचिए 6 दशक पुरानी हम चर्चा कर रहे हैं, और आपको पता ही हमारे देश में किस तरह से वर्क चलता है। हुआ क्या कि यहां पर जो गवर्नमेंट है उनको लगभग 30 साल लग गए, जी हां 30-34 साल लग गए यहां पर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए। मतलब यहां पर सोचा गया था 1962 में, यहां पर स्टडी किया गया था 1962 में, और फाइनली 1994 में जाकर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब होता है क्या ये फिजिबल है कि नहीं, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि नहीं, वो यहां पर किया गया। फिर अगेन क्या होता है कि जो पूरा मामला है ठंडे बस्ते में चला जाता है, ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स में फंसा रह जाता है एक दशक तक, और फाइनली 2004 में फर्दर इसकी स्टडी की जाती है, और टेंडर्स जो है वो बुलाए जाते हैं 2006 में। अगेन क्या होता है यहां पर कॉर्पोरेट राइवलरी की वजह से, लिटिगेशन की वजह से, और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र है वो भी हेजिटेंट था इसको लेकर, क्योंकि एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट है, राइट। तो यहां पर अगेन ये लंबे समय तक ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। फाइनली जाकर 2017 में यहां पर एक्टिवनेस देखने को मिलती है, और जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया, और ये नोडल एजेंसी है, मैं आपको बता दूं इन्हीं के द्वारा ये पूरा काम देखा गया है, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जापान के साथ, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। अब देखिए मैं आपको बता दूं भारत में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जापान का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए हम कहते हैं ना भारत और जापान की दोस्ती कैसी है, आप समझ सकते हैं जापान हमें बहुत सारा लोन देता है, पैसा देता है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, जापान से लेते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो जापान में जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में एक तरह से एकदम जीरो है, तो हमें एकदम नील कॉस्ट में, मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट पर हम जापान से उधार लेते हैं, और जापान को भरोसा है कि वो पैसा हम लौटा देंगे। हम बाकी देश की तरह नहीं है यहां पर, जैसे चाइना क्या करता है, ऐसे देशों को यहां पर पैसा देता रहता है जो लोगों को पैसा लौटा भी नहीं सकते, उसको भी पता है, दुनिया को पता है ये चीज। तो आप जब लौटा नहीं सकते, इसका मतलब इंटेंशन क्या है चाइना का, कि वहां पर आगे चलकर उनके जो जमीन है उसको हड़प लो। लेकिन जापान भी संभल के पैसा देगा, भारत को पैसा देता रहता है ताकि हम उसको पैसा लौटा सकें। और यहां पर पूरा जो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, एस्टिमेट किया गया था 18,000 करोड़ का। वैसे एस्टिमेट और भी कम था, आगे चलकर ये बढ़ गया, वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, यहां पर प्रोजेक्ट साइन करने के बाद 2018 अप्रैल के महीने में ये जो पूरा वर्क है वो स्टार्ट कर दिया जाता है, और फाइनली आप देख सकते हो यहां पर मिड 2023 तक इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया था, और फाइनली अब जाकर यहां पर इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रोड मैंने आपको बताया ये 6 लेन है, मैं लेट मी टेल यू, 3 लेन एक साइड और 3 लेन एक साइड। अब इसका टोल कितना है, एक्चुअली 4 जनवरी को यहां पर जो प्राइसिंग है टोल रेट्स का वो डिस्क्लोज किया गया, और एक साइड अगर आपको 1 वे ट्रिप लेना है तो इसका चार्ज 250 रुपए है, और अगर आप एक ही दिन में वहां से जाकर फिर वापस लौटते हो तो 375 रुपए पे करने होंगे। काफी अच्छा खासा टोल है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जिस तरह का कॉस्ट आया इसको बनाने में, इसकी वजह से सरकार का कहना है कि देखिए ये जस्टिफाइड है। फिर इसके अलावा यहां पर डेली पास, मतलब आप एक दिन में कितनी बार भी आ जा सकते हैं, अगर आप 625 का डेली पास ले लेते हैं, और मंथली पास है 12,500 का। तो देखिए यहां पर क्या है ना कि अगर आपका डेली में 3-4 बार आना जाना है, ठीक है, तब तो ये मंथली पास सही है, ठीक है, 12,500 का। लेकिन अगर आप एक बार जा रहे हो और उसी दिन लौट के आ रहे हो, तब आपका ये जो डेली वाला 375 है उसके हिसाब से ठीक बैठ जाता है। अब सबसे खास बात इसमें यह है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जाते हो टोल पे करते हो, देखो आज के डेट में फास्ट टैग तो आ गया और चीजें काफी तेज हो गई हैं। पहले क्या होता था, आप रुकते थे, पैसा देते थे, टाइम लगता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी। काफी हद तक ये कम हुआ है, आई एम श्योर कि आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा फास्ट टैग आने की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर यहां पर लाइन लग जाती है, ठीक है। ये क्या है कि ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये जो अटल सेतु, यहां पर
ओपन रोड टोलिंग सिस्टम लाया गया। मतलब इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, टोल प्लाजा क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। ये जो बूम बैरियर्स होता है ना, वो लगा रहता है रॉड जैसा, वो आपका नहीं लगा रहेगा, और इसकी वजह से लॉन्ग क्यूज भी नहीं लगेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो ORT सिस्टम है ये ऑलरेडी सिंगापुर के अंदर वर्क कर रहा है। ऑटोमेटिक जो आपका टोल कलेक्शन है वो यहां पर हो जाएगा। फिर इसके अलावा इस ब्रिज के ऊपर मैं बता दूं, जो छोटी गाड़ियां हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। एंटिसिपेट है कि 70,000 जो व्हीकल्स हैं वो डेली क्रॉस कर सकती हैं इस ब्रिज से, और मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर के आसपास रखा गया है 4 व्हीलर्स के लिए। और जो मोटरसाइकिल्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, इनफैक्ट ट्रैक्टर्स को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ जो गाड़ियां होंगी, टैक्सी होगी, लाइट मोटर व्हीकल, मिनी बसेस हो गए, उन सबको ही अलाउ किया जाएगा, और उनका जो स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर ही रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या होता है कि जब आप ब्रिज पर चढ़ रहे होते हो, ठीक है, अब जब आप ब्रिज पे हो तब तो 100 किलोमीटर है, लेकिन अब ब्रिज पे एक होता है ना, स्टार्टिंग में जब आप ब्रिज पर चढ़ेंगे और आगे चलकर जब आप ब्रिज पर उतरेंगे, तो चढ़ते समय और उतरते समय जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर की, इसको ध्यान में रखिएगा। पूरा ब्रिज का 100 किलोमीटर नहीं है, जब आप ब्रिज के बीच में रहते हैं तभी 100 किलोमीटर है। और साथ ही साथ यहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स इसीलिए ले गया है ताकि जो डेंजर्स है, ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि आप सी के बीच से आप जा रहे हो, तो सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और इसकी वजह से यहां पर कहा गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज हैं वो लगाए गए। अगर आप जैसे ही स्पीड तेज करते हो, ऑटोमेटिकली यहां पर आपका चालान आ जाएगा और कंट्रोल रूम में, और इनफैक्ट अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी अपनी खड़ी कर देता है, तो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया जाएगा। कोई ब्रेकडाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुरंत वहां से जो व्हीकल है उसको टो करके बाहर निकाला जाएगा, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का जाम ना लग सके। इसके साथ साथ यहां पर जो व्हीकल ओनर्स हैं, जब वो आप गुजरोगे वहां से, तो डायनेमिक डिस्प्लेज लगाए गए हैं ताकि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आगे चलकर कोई क्या जाम तो नहीं लगा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है आपको डायनेमिक डिस्प्ले से मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ मुझे एक और जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो था स्पेशल लाइट पोल्स। बेसिकली क्या है कि ब्रिज जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो सी के बीच से होकर जा रहा है। अब सी में आपको पता है पूरी मरीन लाइफ है, तो यहां पर जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनका यह डर था कि रात के समय जब यहां पर लाइटिंग होगा तो ये डायरेक्टली डिस्टर्ब करेगा मरीन लाइफ को। लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर स्पेशल लाइट पोल्स लगाए गए हैं, जितने भी हैं वो क्या करेंगे, बेसिकली 1212 स्पेशल लाइट पोल्स लगाए गए हैं। अब इससे होगा क्या कि जो भी यहां पर लाइट जलेगी वो सिर्फ ब्रिज के ऊपर रहेगी, कोई भी लाइट आपका समुद्र में नहीं जाएगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो ना, दोनों तरफ अंधेरा है और यहां पर जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रिज के ऊपर ही गिर रही है। तो इस तरह के जो स्पेशल लाइट्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज किया गया है, वो है नॉइस बैरियर। एक्चुअली क्या है ना, यहां पर सेवरी से लेकर जो पूरा रास्ता जाता है करीब 8.5 किलोमीटर का, वहां से नॉइस बैरियर लगाया गया है। 6 किलोमीटर का व्यू बैरियर लगाया गया है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फ्लेमिंगो प्रोटेक्टेड एरिया है। जब आप सेवरी से अगर आप ऊपर जाओगे इस ब्रिज के ऊपर, तो फ्लेमिंगोज आप वॉच कर सकते हो, देख पाओगे, बड़ा ही अच्छा नजारा लगेगा। तो इसकी वजह से यहां पर नॉइस बैरियर जो है वो लगाया गया ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो गाड़ियों के आने जाने से। और साथ ही साथ वहां पर पास में ही बार्क, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इन सब का ध्यान रखा गया क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है, तो उसके हिसाब से ये पूरा ब्रिज जो है बनाया गया है। अब इसमें एक चीज बोला गया कि जब ये ब्रिज बनाया जा रहा था कि सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट था, वो ऑब्वियस सी बात है, वो कौन सा होगा, समुद्र के बीच में जब पिलर्स को लगाना होगा, उसके ऊपर ब्रिज बनानी होगी। तो यहां पर बताया ये जा रहा है कि जो सी बेड है ना, मतलब पानी के नीचे जो जमीन है, उसके करीब 47 मीटर, कैन यू इमेजिन, 47 मीटर जो है आपका डीप डिग किया गया था, खोदा गया था, और वहां पर फिर पिलर्स लगाए गए इंजीनियर्स और वर्कर्स के द्वारा। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा। और यहां पर एक और चीज है कि आसपास के एरिया में क्या है कि ONGC, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया, बार्क मैंने आपको बताया, उन सब का भी मटेरियल हो सकता है जमीन के नीचे, राइट, नीचे से पाइपलाइन गई होंगी, कुछ कुछ चीजें गई होंगी, तो उन सबका ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाना था। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन था जो पूरा ब्रिज, सी के ऊपर जो ब्रिज है, ताकि कोई भी जो इंस्टॉलेशन है वो डैमेज ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। अब देखिए यहां पर इसकी वजह से फायदा क्या होगा, मतलब ट्रैवल टाइम का क्या और फ्यूल सेविंग का क्या होगा। देखिए इस ब्रिज का जो ओवरऑल लाइफ बताया जा रहा है करीब 100 साल के आसपास, और यहां पर जो ट्रैवल डिस्टेंस है साउथ मुंबई से, चिरले से मैंने आपको बताया ना, नवी मुंबई ये जो जाएगा, तो इसकी वजह से 30 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगा आपका। मतलब कहां आप पूरा घूम के जाते थे, यहां से आपको सिर्फ 30 आसानी से ब्रिज क्रॉस कर लोगे। और ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 16 मिनट्स के आसपास। और एक तरह से बताया जा रहा है कि 1 घंटा कम से कम आपका सेव होगा इस ब्रिज के ओपन होने से। और जब पीक ट्रैफिक टाइम होता है तब तो और ज्यादा आपका टाइम सेव हो सकेगा। तो सोचिए कितना ये बेनिफिट देने वाला है। तो आप
इसमें होता क्या है कि जब आपका टाइम कम लग रहा है, जब जब सड़क पर गाड़ी कम रहेगी, कम चलेगी, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली फ्यूल की सेविंग होगी। तो हर साल करीब करीब 1 करोड़ लीटर ऑफ फ्यूल जो है बताया जा रहा है कि ये सेव कर सकेंगे, और फ्यूल सेव होगा मतलब पोल्यूशन कम होगा, और इसकी वजह से 25,680 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो कम होगा। तो यहाँ पर ट्रैवल टाइम भी कम हो रहा है, फ्यूल सेविंग हो रही है, और अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को भी फायदा हो रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, हम आम नागरिक तो क्या है उसका एंजॉय करते हैं, हम जाते हैं, देखते हैं, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कितने लोगों की जानें गई होंगी, शायद ही हम कभी इसके बारे में सोचते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर डेली बेसिस पर 54,000 वर्कर्स काम करते थे, इंजीनियर्स और वर्कर्स काम करते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो बताया गया कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान 7 वर्कर्स की जानें गई हैं। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो वर्कर्स काम करते थे वो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र से आए थे। तो यहाँ पर भले ही ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों का, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ है कि कोविड आने की वजह से जो कॉस्ट है वो एस्केलेट हो गया, और यूजुअली वही होता है कि जब भी आप टाइम बढ़ा दोगे किसी भी प्रोजेक्ट का तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, अब कोविड का तो क्या कर सकते हैं, वो अचानक से आ गया था। तो यहां पर पहले जो प्रोजेक्शन किया जा रहा था, ओरिजिनल कॉस्ट वो करीब 14,700 करोड़ का था, और ये बढ़कर हो गया 16,900 करोड़, मतलब लगभग 17,000 करोड़। 2,192 करोड़ एक्स्ट्रा लगा है इसकी वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा हमारे देश भर में जो एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर इतना बड़ा कॉस्ट लगा हो इस तरह के ब्रिज बनाने में। मतलब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है देश में आपको जो ब्रिज बनाने में इतना बड़ा कॉस्टिंग आई हो, यहां पर लगा है। खैर, अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चीज है वो कैसे मुंबई को बदल के रख देगा। हाउ इज इट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मुंबई। मैं आपको बता दूं कि यहां पर मुंबई, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि काफी कंजेस्टेड है, तो ये एक तो क्या होगा कि ये ब्रिज आने की वजह से यहां पर जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, और जो लोगों को सुविधा होगी आने जाने में वो तो है ही है। अब देखिए, मुंबई के अंदर अगर आप देखोगे, भारत का मोस्ट व्हीकल कंजेस्टेड सिटी बताया जाता है। वहां पर 2,000 पर किलोमीटर, मतलब कि जो रोड नेटवर्क अगर आप देखोगे ना वहां पर, तो वो करीब 2,000 किलोमीटर का है। अब आपको लगेगा 2,000 किलोमीटर तो काफी होते हैं, एक शहर में 2,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होना कोई आसान बात तो है नहीं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो बाकी के राज्यों से, जैसे बाकी के शहरों से, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली का अगर आप देखिए तो कितना है, आप देख सकते हो लगभग 29,000 किलोमीटर। मतलब दिल्ली का जितना रोड नेटवर्क है ना, उसका 1/10 भी रोड नेटवर्क आपको मुंबई में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं बेंगलुरु से ही लोग परेशान है, वहां पर जिस तरह की ट्रैफिक होती है। लेकिन बेंगलुरु में भी जितना रोड नेटवर्क है उसका 1/5 नेटवर्क आपको मुंबई में नहीं मिलेगा। मतलब मुंबई बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सिटी है। वहां पर आप सोचिए, जो इंट्रा सिटी रेलवे कॉरिडोर है, आपको पता ही होगा, जो लोकल ट्रेन है 8 मिलियन लोगों को डेली ले जाती हैं, प्री पेंडेमिक टाइम्स की अगर हम बात करें तो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन सिनेरियोस को देखते हुए जो अटल सेतु है, इट हैज कम एज अ ब्लेसिंग्स फॉर द पीपल ऑफ मुंबई। एंड साथ ही साथ यहां पर जो रियल पोटेंशियल है वो आगे चलकर और ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बेसिकली क्या है ना, मुंबई में हर एक जो एक्सप्रेसवेज हैं, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए राइट साइड वाला आप डायग्राम देख सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, ये सेवरी से लेकर जो चिल्ले है वहां पर ये पूरा ब्रिज बनाया गया, यहां से इस तरह बनाया गया। लेकिन आपको क्या पता है यहां पर कि ये जो बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये कहां पर है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका बांद्रा रहा यहां पर, और ये वर्ली है यहां पर, ठीक है। तो बांद्रा वर्ली सिंह, ये छोटा सा, ये आप देख पाओगे यहां पर इस तरह से जोड़ता है। लेकिन क्या होगा ना, आगे चलकर ये सेवरी, मैंने आपको बताया, ये सेवरी से एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है अब इसको वर्ली को जोड़ने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बांद्रा वाले जो लोग हैं, अगर उनको नवी मुंबई साइड जाना है, चेन्नई साइड, तो वो एक तो ये बांद्रा वर्ली से लिंक लेंगे, फिर वहां से ये एलिवेटेड रोड लेंगे, और फिर फाइनली यहां पर जो अटल सेतु है उसका इस्तेमाल करके आसानी, मतलब बड़ा ही आसानी से विदाउट एनी ट्रैफिक वो कर सकेंगे। और फर्दर भी यहां पर चीजें की जा रही हैं। आगे मैं आपको बता दूं, मुंबई में तो एयरपोर्ट है ही है यहां पर, लेकिन इसके साथ साथ नवी मुंबई में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो वहां का जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो उस एयरपोर्ट के इस्तेमाल के लिए भी लोग यहीं से इस अटल सेतु ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सारी चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है, अलग अलग एक्सप्रेसवेज को कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि अल्टीमेटली
लोगों का जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है एक तरह से वो बेहतर हो सके। और फाइनली यहां पर मैं बता दूं, जो ज्यादातर मैं देख रहा था, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये ब्रिज आने की वजह से जो आसपास के एरियाज हैं, जो रियल इस्टेट है, उसमें एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिल रहा है। जो प्रॉपर्टीज के रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आसपास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी और आगे चलकर नए नए एवेन्यूज सामने आएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। तो ओवरऑल मुंबई के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है ये ब्रिज बनके। आपका क्या सोचना है इसको लेकर? इसका जितना भी डिटेल था दोस्तों मैंने आपको बता दिया वीडियो में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, देश का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। चाहे फाउंडेशन बैच लेना हो, एसआईपी लेना हो, आरबीआई ग्रेड बी का बैच लॉन्च हो रहा है, कुछ भी लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।